मेरा छोटा भाई रोज हमारी सौतेली माँ के कमरे में जाता और कई घंटों में वापस आता। रात को भी अक्सर वो दोनों एक साथ ही सोते थे। कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। बिना पते को पेट से कैसे हो गई। तभी एक दिन मैंने देखा कि मेरा भाई तो माँ के साथ। मेरा नाम राहुल है और मेरा एक छोटा भाई। अपने माता पिता के दो ही संतान थे। मेरे पिताजी ज़्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए वह एक ऑटो रिक्शा चलाकर ही हम लोगों का गुजारा करते थे। घर पर 2 वक्त का रोटी खाना और हम दोनों भाइयों की अच्छे से पढ़ाई के अलावा वह कुछ भी नहीं कर पाते थे। लेकिन हम अपने छोटे से आसिया आने में बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी उम्र केवल 12 साल की है और मेरा छोटा भाई मुझसे 5 साल छोटा था। इसीलिए जब मुझे थोड़ी बहुत समझ आने लगी तो मेरे पापा का हाथ बटाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इस कदर घर चलना कितना मुश्किल होता है। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझने लगा। लेकिन हमारे इस खुशी के आसियान में ऐसा दुख आएगा, इसके बारे में हमने ज़रा भी नहीं सोचा था। जब हम दोनों भाई ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए थे तो हमारी माँ का देहांत हो गया। हमारी माँ के जाने के बाद हम लोगों के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग माँ के बिना कैसे रहेंगे। अभी पिताजी भी पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि वह जब भी काम के लिए बाहर जाते थे तो हम दोनों भाइयों को देखभाल के लिए घर पर माँ होती थी। और एक जीवन साथी का साथ क्या होता है यह तो पिताजी ही जानते थे। लेकिन अब माँ के जाने के बाद हम तीनों को ही उनकी कमी महसूस होने लगी। लेकिन अब अफसोस करने के अलावा हम पर कर भी क्या सकते थे। हम चाह कर भी अपनी माँ को वापस नहीं ला सकते थे। हमें हर रोज़ माँ की कमी महसूस होती थी, क्योंकि माँ अपने हाथ से खाना खिलाती थी और हमारी पढ़ाई लिखाई में भी बखूबी सहयोग करती थी। हमारी माँ की कमी को देखते हुए पिताजी ने शायद दूसरी शादी करने का प्लान बना लिया था। उन्होंने अपने चाचा जी से कह दिया कि मुझे भी दूसरी शादी करनी है, ताकि मेरे बच्चों को एक बार फिर से माँ मिल जाए। जब तक वह बड़े ना हो जाएं तब तक उनकी सौतेली माँ उनका साथ देगी। लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि सौतेली माँ होती क्या है। जब पिताजी शादी करके घर आए तो हमें एक नई औरत देखने को मिली। हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि यह औरत कौन है और इस कदर हमारे घर में क्यों आई है। और पिताजी को दर्जा माँ को देते थे कि वह दर्जा इसे क्यों दे रहे हैं। तभी एक रोज़ पिताजी मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि तुम्हारा छोटा भाई तो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, उसे तो समझाने पर भी वह कुछ नहीं समझेगा। लेकिन तुझे थोड़ी बहुत समझ है, इसलिए तुझे बता रहा हूँ कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और यह तुम्हारी माँ है। यह बहुत ही संस्कारी और अच्छी है, हर समय तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम इसे अपनी माँ से कम मत समझना। हमेशा इसकी बात को मानना और जैसे तुम अपनी माँ की इज्जत करते थे वैसे ही इसकी इज्जत करना। शायद मैं उनकी बातों को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर समझ में आ गया था कि शायद हो सकता है कि यह औरत हमारी माँ की कमी को पूरा कर दे। अपनी माँ की जगह किसी और को देना किसी से बस की बात नहीं होती, लेकिन हम लोगों के पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए हर समय हम दोनों भाई बहन उन्हें माँ मानने लगे और उनके आगे पीछे घूमने लगे। शुरू में तो उनका व्यवहार हम लोगों के प्रति बहुत अच्छा था, बिल्कुल माँ के जैसा ही हमारी देखभाल करती थी। इसलिए हम लोगों ने उन्हें माँ मानने लगे और हमेशा उनके साथ अपनी बात शेयर करने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं देखता हूँ कि उनके व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ गया है। वह थोड़ी गुस्सेपन में हमारे साथ बोलती है और वह हम लोगों पर ध्यान भी नहीं रखती है। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनका व्यवहार इतना बदल क्यों गया है। तभी एक रोज़ मैंने अपने पिताजी से बात करनी चाहिए। अब मैंने यह सब बातें पिताजी से कही तो उन्होंने कहा कि बेटा, इन सब का कारण है कि ये अमीर घराने से है। इसकी शादी मेरे साथ इसलिए हो गई क्योंकि इसके पिताजी मेरे चाचा जी के अच्छे दोस्त हैं और अपने दोस्त की बात रखने के लिए उन्होंने मेरे साथ शादी कर दी। अब मैं जो भी काम करता हूँ उससे तो गुजारा नहीं हो पाता, क्योंकि तुम लोग भी बड़ी क्लास में पढ़ाई करने लगे हो। तुम लोगों का खर्चा बढ़ गया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे दूसरे शहर में जाकर कमाई करनी पड़ेगी। मैं उनकी बातों को ज़्यादा समझ नहीं पाया। तभी पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तू अब बड़ा हो गया है और तुझे मेरी जिम्मेदारियों का भी पता है, इसलिए मैं दिल्ली कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पर कोई अच्छी कंपनी में काम ढूंढ लूँगा और समय समय पर तुम लोगों के पास पैसे भेजता रहूँगा। और हाँ, कभी कभार छुट्टी होगी तो मैं यहाँ पर आ जाया करूँगा। इसलिए तुम अपनी माँ का प्रॉपर ख्याल रखना, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देना और ना ही उन्हें तंग करना। हमेशा उनकी हर बात मानना। मेरे पिताजी के हर बातों का हाँ में गर्दन हिला दी और पिताजी काम के लिए निकल गए। अब ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरी उम्र 21 साल हो चुकी थी और मेरा छोटा भाई 16 साल का हो चुका था। पिताजी तो साल में एक आध बार आ ही जाते थे,
वरना नहीं तो पैसे भेज देते। अब मैं भी कॉलेज में चला गया और अच्छे से पढ़ाई करने लगा। हमारी सौतेली माँ भी हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। उनके व्यवहार में अब कोई भी तरह का बदलाव नहीं था। हम लोगों की पढ़ाई में मदद करती और खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी, इसलिए हमारे दिन अच्छे से गुजर रहे थे। लेकिन अब मेरे पिताजी को गए हुए 2 साल बीत चुके थे। हम लोगों ने पिताजी से बात नहीं की। वह कहने लगे कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी 1 साल और आना नहीं हो पाएगा, इसके बाद ही मैं आ पाऊँगा। खैर हम लोगों ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, आप जब आना चाहें तब आ जाना। लेकिन कुछ दिनों से मेरा मन में एक अजीब सा शक चल रहा है। मेरा छोटा भाई हर रोज़ अपनी सौतेली माँ के पास ही रहता था, जबकि मेरी सौतेली माँ उसे ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह इतनी अच्छी लगने लगी थी। रात को अक्सर मेरी सौतेली माँ अपने पास ही सुलाती थी और दिन भर स्कूल से आने के बाद उसे अपने पास ले जाती और अंदर से कमरा बंद कर देती थी। आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या होता था? शुरू में तो मुझे उन लोगों पर बहुत शक नहीं हुआ था। आखिर एक माँ बेटा है, अगर उन्हें मेरा छोटा भाई ज़्यादा पसंद है तो वह उनके साथ रहती हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन हद तो तब हो गई जब छोटा भाई सा काम भी होता तो वह उसी से कहती और हमेशा अपने पास रखती और अपने पूरे बदन पर अब मेरे छोटे भाई से मसाज भी करवाती थी। आखिर एक माँ होकर अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अब तो मेरे मन में अजीब से शक होने लगे। और अब कोई बच्चा नहीं था, 20 साल से ऊपर मेरी उम्र हो चुकी थी। मुझे सब कुछ समझ में आता था कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन शायद मेरी माँ पता नहीं क्या कर रही थी। मैं चाहकर भी उन लोगों के ऊपर अपनी सोच को बदल नहीं पा रहा था। अब तो मेरे छोटे भाई से व्यवहार में भी बदलाव आने लगे थे, तो जैसे चिड़चिड़ा सा हो गया था। लेकिन मैं पहले हमेशा मेरी बात मानता था, बिल्कुल पापा के जैसे ही मेरे साथ मान सम्मान करता था। मैं जैसे उसे बोलता था वह वैसा ही करता था। लेकिन इन दिनों तो अब इतना बदतमीज हो गया था कि मेरी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन गुस्सा तो मुझे तब आया जब उसने अपनी पढ़ाई लिखाई से भी अपना ध्यान हटा लिया था। जैसे स्कूल से वापस आता सीधा माँ के उसे अपने कमरे में ले जाती थी और अंदर से कमरा बंद कर देती। देर रात को बाहर निकलती है और खाना खाकर वापस कमरे में चले जाते और सवेरे ही वह शुरू हो जाते। सचिन के स्कूल से मुझे रोज़ाना फ़ोन आने लगे और वह कहने लगे तुम्हारा भाई पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और ना ही ये अच्छे से स्कूल का काम करके लाता है। आखिर यह सब चल क्या रहा है? लेकिन मैं उनके टीचर को क्या जवाब दूं, क्योंकि इस चीज़ का तो मुझे खुद पता नहीं था कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। और इन सब की वजह सिर्फ मेरी सौतेली माँ ही है, क्योंकि वह उसे पढ़ाई करने ही नहीं देती थी, हर समय अपने खुद से चिपकाए रखती थी। अब मुझे लगने लगा कि पिताजी से बात करनी ही सही है, तभी मैंने एक रोज़ पिताजी को फ़ोन किया। लेकिन पिताजी के सामने से बात सुनकर मैं उन्हें कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह किसी भी तरह से परेशान हो। पिताजी कहने लगे कि इधर काम का बोझ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैंने पिताजी से वापस आने को कहा, लेकिन वह कहने लगे कि जितना मैंने काम पकड़ा है उतना तो पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसे जो ले लिए हैं। मैंने पिताजी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे मन में आ गया कि अब मैं उन्हें कुछ भी बताऊंगा तो वह बेझिझक फिक्र करेंगे और अपनी तबीयत फिर से ख़राब कर लेंगे। तभी पिताजी कहने लगे तुम्हारे भाई और माँ कैसे हैं? उन लोगों के साथ तुम अच्छे से रहते हो ना? तभी मैंने उनसे कहा कि हाँ, भाई भी ठीक है और माँ भी अच्छी है। तभी पिताजी कहने लगे कि ठीक है, बहुत खूब, अपनी माँ की बातें मानते रहना और हमेशा उन लोगों का ख्याल रखना। जो जिम्मेदारियाँ मेरी है वह तुम निभाना। लेकिन मेरे मन में एक छोटा सा बोझ आ गया और आंखों में आंसू थे कि अब पिताजी को क्या बताऊं कि यह सब क्या चल रहा है। मेरा छोटा भाई जो पढ़ाई में अव्वल था, वो भी आजकल पढ़ाई में बिल्कुल हट चुका है और उन दोनों के बीच ऐसा क्या होता है मुझे ज़रा भी खबर नहीं है। खैर मैंने जैसे तैसे अपने दुख को दबा लिया और पिताजी से अच्छे से बात करके फ़ोन काट दिया। अब मेरे को यह सब कुछ पता करना था। मैंने अपने मन को ठान लिया कि मुझे ही सब कुछ पता करना है कि आखिर इन लोगों के बीच हो क्या रहा है। तभी एक रोज़ मैं कॉलेज से वापस आया तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। वह कहने लगा कि किसी काम से बाहर जा रहा था, इसलिए मेरी बहन का फ़ोन आ गया। दरअसल मेरी बहन प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे चेकअप करवाने लेकर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि दो लोग साथ में हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तभी मैंने कहा कि क्यों नहीं, तुम्हारी बहन तो मेरी बहन जैसी ही है, हम लोग चलेंगे। तभी मैं अपने कपड़े बदले और अपने दोस्त के साथ चला गया। हम लोग उसकी बहन को लेकर अस्पताल में पहुंच गए और उनका चेकअप करवाने लगे।
चेकअप करवाने के बाद जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर जाकर गाड़ी में चलने लगा तो मैंने देखा कि मेरी माँ और मेरा भाई भी इस हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे। मेरे तो दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वह दोनों इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं। यह हॉस्पिटल तो एक गर्भवती महिलाओं का है। मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह सब कुछ चल क्या रहा है। आखिर पता लगाऊं तो लगाऊं कैसे, मेरी माँ के दिमाग में आखिर है क्या। इन लोगों को अस्पताल में देखकर मुझे मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहा था। मैं जितना भी सोचूं शायद कम ही था। कहीं ऐसा तो नहीं यह दोनों मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रहे हो, या फिर मैं समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे मन को समझ आ रहा है पर मैं समझ नहीं पा रहा। आखिर यह दोनों गर्भवती महिलाओं के हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं। घर में तो यही सब सोचते सोचते गाड़ी में बैठ गया और अपने दोस्त के बहन को उसके घर छोड़ने चला गया। मैं तो बस यही सोच रहा था कि इसमें इन लोगों का क्या काम, और मेरे पिताजी 2 साल से इस घर में नहीं आए और यह सब तो क्या हो रहा है। और अगर किसी को चोट लगती तो इस हॉस्पिटल में चोट लगने वाले का कोई काम नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ गर्भवती महिलाओं का ही है। मैं झट से गाड़ी में बैठ गया और उन लोगों का ध्यान भी इधर खींच लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त और मेरी बहन को भी इस माँ और मेरे भाई को इस कदर इस हॉस्पिटल में देखें, क्योंकि फिर वो 1000 सवाल करेंगे और उन सवालों से मैं जवाब कैसे दे पाऊँगा। खैर मैं उन लोगों से घर पर छोड़कर वापस आ गया। मेरा मन था कि मैं यह सब कुछ जान लूं, लेकिन मुझे मौका भी नहीं मिल रहा था। तभी मैंने मौका पाकर अपने छोटे भाई को गार्डन में ले गया और उससे सब कुछ पूछने लगा। तभी वह कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह मेरी माँ है और जब से हमारी माँ गई है उसके बाद में उन्हें अपनी देखभाल करी है, हमारा हर तरह से ख्याल रखते हैं। अब क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि माँ मेरा अच्छे से ख्याल रखती। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो मैं तो बिल्कुल टूट सा गया। मैं कुछ ना बोला और अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। कुछ देर बाद घर पर आ गया। अब तो मेरे मन में सिर्फ यही सवाल चल रहा था कि मेरा भाई इतना बदल कैसे गया, और इससे बड़ा भी दुख हो रहा था कि वह हॉस्पिटल में यह लोग क्या करने गए थे। अब मैं हॉस्पिटल में जाकर भी पता नहीं करवा सकता, क्योंकि वहाँ जाकर मैं छानबीन कर लूँगा तो वह लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और अगर कुछ ना पता चलेगा तो भी यह सब लोगों को पता चल जाएगा। इसलिए मैंने बात को ज़्यादा नहीं बाहर नहीं निकाला, बस अपने ही मन में सोचने लगा कि कैसे पता करूं। तभी एक रोज़ मैं कुछ ज़रूरी फाइलें ढूंढ रहा था। स्टोर रूम में जाकर मैं इधर उधर सामान बिखेरने लगा, क्योंकि मेरी फाइल नहीं मिल रही थी। इसलिए तभी अचानक से मेरे सामने एक रिपोर्ट आ गई। मैंने वो रिपोर्ट देखी और मेरे मन में सोचने लगा कि पता नहीं ये किसकी रिपोर्ट है। हमारे घर में तो कोई बीमार नहीं हुआ, ना तो कभी माँ बीमार हुई और ना ही पिताजी, फिर ऐसी रिपोर्ट कहाँ से आ गई। तय मैंने रिपोर्ट को खोलकर देखा तो उसमें उस देखने के बाद मेरे तो रूह कांप गई। मैं तो समझ भी नहीं पा रहा था, मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मेरी सौतेली माँ प्रेग्नेंट है, और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपना अबॉर्शन करवाया था। आखिर यह सब क्या हो रहा था। मेरे पिताजी को आए 2 साल हो गए थे। उन्होंने तो मेरी माँ को अच्छे से देखा भी नहीं, लेकिन मेरी माँ प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और वह भी अबॉर्शन भी करवा लिया। अब मुझे समझ में आ चुका था कि वह उस दिन उस हॉस्पिटल में क्या करने गए थे। हो सकता है कि वह बच्चों के हॉस्पिटल में सिर्फ यही करवाने के लिए गए होंगे। आखिर यह बच्चा किसका था और इन सब के बीच क्या चल रहा था। मुझे मेरी सौतेली माँ का नेचर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। मेरे मन में यही डर था कि पता नहीं मेरा भाई इन सब के बीच कहाँ फंस गया है, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। आखिर यह सब सच क्या रहा है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने वहाँ से रिपोर्ट उठाई और सीधा अपने कमरे से बाहर आकर रख ली, ताकि कल को अगर मुझे कोई सबूत देना पड़े तो मैं दे सकूं। मैंने वह रिपोर्ट अपने कमरे में छुपा दी। उसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं उन लोगों से सच पता लगा कर रहूँगा। एक दिन मैंने सोचा कि इनके कमरे में छुप कर देखा जाए कि क्या होता है। तभी दूसरे दिन मैं उनके कमरे में छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरा छोटा भाई और माँ कमरे में आए, और मेरी माँ अपने कमरे का पीछे का दरवाज़ा खोलती है और एक आदमी को अंदर बुलाती है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये आदमी कौन है। तभी मेरी माँ मेरे भाई के बाल पकड़ के पीछे के दरवाजे से बाहर भेज देती है और उस आदमी के साथ लिपट जाती है। अब मुझसे और ना देखा गया और मैं बाहर गया। मुझे वहाँ देखकर तो वो घबरा से गए और मेरी तरफ वार करने लगे। तभी अचानक पिताजी आ गए और पुलिस भी साथ ही थी। तभी उस सौतेली माँ ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मेरा आशिक है,
घर वालों ने ज़बरदस्ती इंसान से शादी करा दी जो पहले से शादीशुदा था। तब मैंने सोचा कि ये बाहर कमाई करने चला गया है तो इसका फ़ायदा उठाया। सचिन को कमरे में ले आती और हमेशा साथ में रहती ताकि किसी को शक भी ना हो, और सचिन को डरा देती कि कमरे को किसी को बताए तो तुम्हारे भाई और पापा को मार दूंगी। उसके बाद जब मेरा आशिक आ जाता तो सचिन के कमरे से बाहर भेज देती और इस तरह मैं चोरी चुपके सब करती। तभी मेरे पिताजी बोले कि वो मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ देने अचानक आ गया, देखा तो तुम ये सब कर रही हो। और मैंने फ़ौरन पुलिस बुला दी, वरना तुम क्या कर देती मेरे बेटे के साथ। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई और हम दोनों भाई पापा से गले लग गए और सोचने लगे कि कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। पापा सोचने लगे कि हमें शादी करके बहुत बड़ा गलती कर दिया है, बल्कि मुझे यह शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने तो सोचा था कि मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं और अगर घर में एक औरत आ जाएगी तो मेरे बेटे का ज़िंदगी संवर जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह औरत इतना घटिया काम करेगी। मैं तो घर से बाहर रहता था और मेरे बेटे को ही मर्द धमकाकर उन्हें पीठ पीछे यह सब कुछ करती फिरती रहती। यह सब देखकर बिल्कुल टूट सा गया था। मेरे दोनों बेटे गले लगकर फुट फुट कर रो रहे थे। खैर पुलिस तो उन्हें औरत को ले जा चुकी थी और हम तीनों बाप बेटे एक दूसरे से गले लिपटकर हिम्मत को बढ़ावा दे रहे थे। फिर सोचा कि क्यों ना, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मैं उसकी शादी कर देता हूँ। लेकिन मेरा बेटा तो साफ मना कर दिया कि मैं यह शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्या आपको नहीं दिखा मेरे छोटे भाई के साथ क्या कुछ हुआ है? और आप सोच रहे हैं कि मैं शादी करके फिर से अपने भाई को झेलने के लिए एक औरत के चुंगल में फंसने के लिए छोड़ दूं? फिर मेरे पापा समझाते हुए कहने लगे, बेटा हर एक औरत एक जैसी नहीं होती और ऐसे ही एक ना एक दिन तो शादी करना ही है। मेरा रिश्ता एक साथ तय हो गया और मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। मेरी पत्नी अपनी देवर और बहुत अच्छे से पेश आती, बिल्कुल माँ का दर्जा देती है। यह बात तो सही है, हर एक औरत एक जैसी नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों।